नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में जानेंगे। भारत के मिलेट मैन कौन हैं उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मिलेट क्या होते हैं, इनका भारत के लिए क्या महत्व है, मिलेट्स की क्या विशेषताएं हैं, इनकी कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं को भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मिलेट को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, और हम लोग जानेंगे कि MIIRA क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मिलेट्स आखिर समाचारों में क्यों है। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। साथ ही साथ इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को सेंटर फॉर एक्सीलेंस ग्रुप में परिवर्तित करने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस को भी लॉन्च कर रहा है। इसके पहले 2018 में भारत ने राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया और 2017 में राष्ट्रीय मिलेट मिशन की शुरुआत हुई। इसके अलावा मिलेट को जन वितरण प्रणाली PDS में भी शामिल किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का सूत्रवाक्य है रिच इन हेरिटेज फुल ऑफ पोटेंशियल, विरासत से भरपूर और क्षमताओं से परिपूर्ण। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत के मिलेट मैन कौन है। भारत के मिलेट मैन है खादर वल्ली दुडेकुला। इन्हें आप दाईं ओर तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें विज्ञान को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। इनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने 5 विलुप्त हो रहे मिलेट्स को रिवाइव किया और जनता के बीच लोकप्रिय किया। इन्होंने मिलेट्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों के समाधान की राह लोगों को बताई। इनका मानना है कि चावल, गेहूं, मांसाहार, असमय भोजन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के कारण हमारे पर्यावरण और भोजन इतना अधिक प्रदूषित हो गए हैं कि हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके समाधान के रूप में उन्होंने 5 विशेष प्रकार के अनाज सुझाए। फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हिंदी में कक्कुम कहते हैं, कोदो मिलेट, जिसे हिंदी में कोदो ही कहते हैं, लिटिल मिलेट, जिसे हिंदी में कुटकी या सावा के नाम से जानते हैं, बर्नयार्ड मिलेट यानी सनवा, और ब्राउन टॉप मिलेट यानी हरी कंगनी। ये 5 प्रकार के मिलेट्स मोटे अनाजों का सुझाव दिया और इन्होंने इन अनाजों की विशेषताओं को देखते हुए श्री धान्य कहा इन्हें। इनका मानना है कि इनके प्रयोग से डायबिटीज, हाई BP, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, PCOD, लो स्पर्म काउंट, स्किन, किडनी और थायराइड की समस्याओं के साथ साथ मस्तिष्क और रक्त से जुड़े रोगों का भी निदान किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। इन्होंने इन फसलों को उपजाने के लिए एक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति का भी सुझाव दिया और इसका नाम दिया इन्होंने कदु कृषि। इसे जंगल फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा सुझाए गए उपचार के तरीकों और इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप sridhanyamillet.com पर जा सकते हैं और इनके द्वारा बताए गए उपचारों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के लिए मिलेट का क्या महत्व है। भारत के एक बड़े हिस्से में सूखा पड़ता है और ये मिलेट्स जो हैं वो सूखा सही हैं, यानी सूखे वाले क्षेत्रों में भी इन्हें आसानी से उपजाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से भी भारत का एक बड़ा हिस्सा दो चार हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण चावल और गेहूं की उत्पादकता में कमी आ रही है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की माने तो भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। हालांकि इस पर आपत्ति हो सकती है कि कटोरा लेकर भीख मांगने वाला देश भी हमसे बेहतर स्थिति में कैसे है। लेकिन अगर फिर भी हम लोग आत्मावलोकन करें तो जान सकते हैं कि भारत की एक बड़ी आबादी कुपोषण, मोटापा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी का सामना कर रही है। FAO की रिपोर्ट को माने तो भारत के 22 करोड़ से अधिक लोग अल्प पोषित हैं, यानी उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता है, अंडर नरिश्ड है। अब हम लोग जान लेते हैं मोटे अनाज की आखिर क्या विशेषता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पोषक तत्वों से भरपूर है।
इनमें प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, नियासिन, एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ अनेक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नियासिन की प्रचुर मात्रा का मतलब है कि शरीर एंजाइम रिएक्शंस का बेहतर मैनेजमेंट कर पाता है। बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा से विटामिन ए की कमी लोगों की दूर हो सकती है। साथ ही साथ बीटा कैरोटीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी सहायता करता है, और फ्री रेडिकल से लड़ने में सहायक होने का अर्थ है कि उम्र बढ़ने की गति को यह कम कर देता है। मिलेट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, अर्थात इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा होती है। इसका क्या लाभ है? इसका लाभ यह है कि जैसे खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। इससे डायबिटीज के रोगियों को अपना ब्लड शुगर मेंटेन करना आसान हो जाता है। ये अघुलनशील डाइटरी फाइबर में भी धनी है, इनकी प्रचुर मात्रा इनमें होती है। इससे ये कोलोन कैंसर और कॉन्स्टिपेशन से हमारी सुरक्षा करते हैं। इनमें घुलनशील डाइटरी फाइबर भी प्रचुर मात्रा में है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये डाइटरी फाइबर्स शरीर में पेट के भीतर खराब कोलेस्ट्रॉल को अपने में अवशोषित कर लेते हैं और अपने साथ ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह मोटे अनाज शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। अगर किसी से जुड़ी हुई इनकी विशेषताओं को देखें तो हमने अभी जाना कि ये ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इन्हें सूखा सही क्षेत्रों में इन्हें उपजाया जा सकता है। ये सूखा सही है। इन्हें सेमी एरिड जोन्स में आसानी से उपजाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में उगने वाले फसल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति भी इनमें काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए मौसम के उतार चढ़ाव को भी ये आसानी से झेल जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में इनका उत्पादन हो पाता है। अब मिलेट्स के बारे में अगर हम लोग जानें तो इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इनमें पोषक तत्वों की काफ़ी प्रचुर मात्रा है। न्यूट्री सीरियल्स का अर्थ हुआ कि पोषक अनाज, यानी पोषक तत्वों की काफ़ी प्रचुर मात्रा के कारण ही इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। ये मानव और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खास करके माँ और उनके छोटे बच्चों के लिए। मिलेट्स में कई प्रकार के अनाज शामिल हैं जिनके बारे में हमने अभी जाना और आगे भी जानेंगे। ये पहले पौधे हैं जिनको कि मनुष्य ने उपजाना शुरू किया और सब सहारा अफ्रीका और एशिया में यह लाखों किसानों के भोजन का एक प्रमुख अंग है। इन्हें कम पोषक तत्वों के साथ भी उपजाया जा सकता है, यानी कम उपजाऊ मिट्टी में भी उपजाया जा सकता है, और इनमें कीड़ों और फसल की बीमारियों से लड़ने की काफ़ी अधिक क्षमता होती है। इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी काफ़ी अधिक है। इससे इनके विभिन्न प्रकार के रूपों को उपजाया जा सकता है और इससे किसानों की आय, उत्पादन की गतिविधियां जो हैं उनमें काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। इनका उपचार में, दवाओं में और स्पेशलिटी केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयोग संभव है। अब यहाँ पर कुछ मिलेट्स के चित्र दिए गए हैं और उनके अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में नाम भी दिए गए हैं। सुरगम को हिंदी में ज्वार कहते हैं और पर्ल मिलेट को बाजरा कहते हैं। फिंगर मिलेट को रागी और कुछ क्षेत्रों में मरवा भी कहते हैं। फॉक्सटेल मिलेट को कक्कुम या कान कहते हैं। बर्नयार्ड मिलेट को सनवा कहते हैं और कोदो मिलेट को कोदो ही कहते हैं। लिटिल मिलेट को हिंदी में कुटकी या सांवा कहते हैं और प्रोसो मिलेट को चना बरी कहते हैं। अब हम लोग मिलेट्स के प्रत्येक 100 ग्राम में प्राप्त पोषक तत्वों की एक सूची आपके सामने है, उसे आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कहाँ किस मिलेट में कितना अधिक क्या मिलता है। अब मिलेट्स के हम लोग अगर प्रकार को जान लें
तो कई प्रकार हैं, लेकिन इन्हें मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा जाता है, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स में। मेजर मिलेट्स में तीन आते हैं, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट और सोरगम। मिलेट्स को मोटा अनाज पहले कहा जाता था, लेकिन इनके पोषक तत्वों को की मात्रा को देखते हुए इनमें इनकी पोषकता को देखते हुए MS स्वामीनाथन, जो एक महान कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहा, पोषक अनाज कहा, और भारत सरकार ने भी 2018 में इन्हें न्यूट्री सीरियल्स के रूप में ही नामकरण किया। फिंगर मिलेट, जिसे रागी कहते हैं, वह भारतीय मूल का मोटा अनाज है। इसमें कैल्शियम की काफ़ी अधिक मात्रा होती है और किसी भी अनाज से अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है, जो कि 100 ग्राम में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। यह दूसरा सर्वाधिक आयरन की मात्रा वाला अनाज है। 100 ग्राम में 4 मिलीग्राम आयरन मिलता है, जबकि बाजरे में 8 मिलीग्राम मिलता है। मधुमेह रोगियों के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक है। पर्ल मिलेट, जिसे बाजरा कहते हैं, उसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों, लवणीय क्षेत्रों और कम उपजाऊ और कम नमी वाले जमीन में भी उपजाया जा सकता है। यह भी पोषक तत्वों से काफ़ी भरा पूरा होता है। इसमें 11.6 ग्राम प्रोटीन, 8 मिलीग्राम आयरन, 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन और कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। यह सर्वाधिक आयरन वाला अनाज है। इसकी में पाया जाने वाला कैरोटीन नेत्र रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, लेकिन इस अनाज को खाने के बाद एक जो चुनौती शरीर के सामने आती है, वह है इनके पोषक तत्वों को अवशोषित करने में। इसका कारण यह है कि इनमें पाइटिक अम्ल, पॉलीफेनॉल और एमाइलेज जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने से रोकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें पारंपरिक तरीकों से खाया जाए, और सबसे आसान तरीका है कि इन्हें पानी में भिगोने के बाद अंकुरित कर लिया जाए और फिर इनसे जो भी डिश बनाना है वह बनाया जाए। ज्वार, जिसे सोरगम भी कहते हैं, वह भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और उसमें फाइबर और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी के कारण ये कैंसर रोधी होते हैं। इन्हें गेहूं और सोयाबीन के साथ आटे के रूप में प्रयोग किया जाता है और शराब उद्योग और डबल रोटी उद्योग में भी इनका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। अब मिलेट्स को हम लोग जान लेते हैं कि मिलेट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच क्या संबंध है। मिलेट्स कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए महत्वपूर्ण है, सतत विकास लक्ष्यों के लिए। सतत विकास लक्ष्य 2, जो कि भूखमरी के अंत से संबंधित है, उसके लिए मिलेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सतत विकास लक्ष्य 3, जो कि अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए है, वहाँ भी यह काफ़ी लाभदायक है। सतत विकास लक्ष्य 8, जहाँ डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी यह लाभदायक है, क्योंकि इनके उपजाने से जो किसान हैं उनके आय में वृद्धि की अच्छी संभावना रहती है। सतत विकास लक्ष्य 12 के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक हैं, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लक्ष्य 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं और इन्हें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, समुदाय को सक्षम बनाने के लिए, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना, इन्हें उपजाने के लिए प्रोत्साहित करना काफ़ी अच्छी बात होगी। ये सतत विकास लक्ष्य 15 से भी जुड़ते हैं, जो भूमि पर जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिलेट्स केवल मनुष्य नहीं खाते हैं, बल्कि पशु पक्षी इत्यादि के लिए भी यह पोषक का कार्य करते हैं। अब मिलेट की खेती से जुड़ी हुई समस्याओं को हम लोग जान लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी कम है, जिसके कारण कि किसान इनसे बेहतर ढंग से नहीं जुड़ पाते इनके उत्पादन से। दूसरी बात है, सरकार की ओर से की जाने वाली खरीद भी काफ़ी कम है और
आम जीवन में इनके लाभों की जानकारी काफ़ी कम होने के कारण इनकी खपत भी काफ़ी कम है। अब जब बाजार नहीं है और उत्पादकता भी कम है तो निश्चित रूप से किसान इनकी खेती से बचना चाहेगा। इसी के कारण मिलेट की खेती से जुड़े हुए जो पारंपरिक रूप से क्षेत्र थे वो उन क्षेत्रों में भी काफ़ी कमी हुई है, क्योंकि उनकी जगह जो अन्य लाभदायक फसल हैं उनका उत्पादन किसान करने लगते हैं। कम उत्पादकता होने के कारण इनकी उपज कम होती है और मार्केटिंग के अभाव के कारण लोगों में इनके बारे में, इनके लाभों के बारे में जानकारी कम होती है, जिससे कि मिलेट की खेती से लोग दूर रहते हैं। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 7 सूत्री थीम तैयार की है। पहला है उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाना, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना। दूसरा है इनके पोषण और स्वास्थ्य लाभ का प्रचार करना। तीसरा थीम है इनमें वैल्यू एडिशन करना, इनकी प्रोसेसिंग और रेसिपी का विकास करना और इसके लिए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना। इसके अलावा भारत सरकार इनके ब्रांडिंग, लेबलिंग और प्रमोशन के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाने पर भी काम कर रही है और इसके लिए भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और प्रचार पर भी ध्यान दे रही है। और इन सब के लिए भारत सरकार को अगर कोई नीतिगत हस्तक्षेप करना पड़े तो उसके लिए भी भारत सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा भारत सरकार कई अन्य प्रयास कर रही है, जैसे इनके सीड चेन को मजबूत करना, यानी किसानों के बीच क्वालिटी सीड पहुंच पाए ऐसा सीड चेन बनाना। दूसरा, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना जिससे कि इनकी मांग और खपत में वृद्धि हो। फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के केंद्र में मोटे अनाज को रखना, ताकि किसान जब डाइवर्सिफाई करें तो उसके अन्य अनाजों के साथ इन मोटे अनाजों को, अन्य फसलों के साथ इन मोटे अनाजों को भी उपजाएं। इसके अलावा भारत सरकार राज्यों के सहयोग से मोटे अनाज की खरीद को भी बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। इसी के तहत भारत सरकार ने इन फसलों, इन अनाजों की रीब्रांडिंग की है न्यूट्री सीरियल्स के रूप में, पोषक अनाजों के रूप में, और 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया और इन्हें पीडीएस में भी शामिल कर दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत सीरियल, न्यूट्रिशस सीरियल कंपोनेंट के रूप में मिलेट्स को कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। पोषण मिशन में भी मिलेट्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की मदद से सरकार 250 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर चुकी है और 500 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय क्या किए जा सकते हैं। मिलेट्स की हम लोगों ने अभी जाना कि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक है, उनके कई प्रकार पाए जाते हैं। इसलिए सामुदायिक बीज बैंक का यदि विकास किया जाए तो इनकी विविधता का बेहतर संरक्षण संभव हो पाएगा। इसके अलावा इनके हार्वेस्टिंग के समय किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके लिए अगर किसानों को सस्ते मूल्य पर, सस्ते ऋण पर पल्वराइजर और डीहलर उपलब्ध कराए जाएं तो यह जो श्रमसाध्य प्रक्रिया है इन्हें उपजाने की वह थोड़ी सरल और तीव्र हो जाएगी। पल्वराइजर में बीजों के ऊपरी खोले को तोड़ दिया जाता है और डीहलर में भूसे को अलग किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत ने मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा की शुरुआत की है और यह शुरुआत भारत ने यह ध्यान रखते हुए किया है कि मिलेट की खपत और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। यह इनिशिएटिव विभिन्न देशों में मिलेट पर अनुसंधान कर रहे संस्थाओं को आपस में जोड़ेगा। इससे मिलेट के ऊपर अनुसंधान को काफ़ी बल मिलेगा और इसका सचिवालय नई दिल्ली में ही रहेगा। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए रायपुर, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी भुवनेश्वर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है।
अब वन लाइनर क्वेश्चंस जो इस वीडियो में दिए गए हैं, जो जानकारी दी गई है उसी से संबंधित है, उसे हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIIRA? दूसरा प्रश्न है कि हु इज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया? भारत का मिलेट मैन कौन है? तीसरा प्रश्न है G20 का प्रेसिडेंट देश कौन है, अध्यक्ष देश कौन है? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? उन सारे प्रश्नों के उत्तर वीडियो के विभिन्न हिस्सों में दिए गए हैं और आप फिर से रेफर करके इनका उत्तर देख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन को हम लोग अब देख लेते हैं। क्या मिलेट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है? दूसरा प्रश्न, क्या भारत में मिलेट्स का उपभोग काफ़ी अधिक है, काफ़ी अधिक मात्रा में इनको खाया जाता है? तीसरा प्रश्न, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है? चौथा, भारत ने 2019 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया। ये ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है। अब मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत के लिए मोटे अनाजों मिलेट्स के महत्व को रेखांकित करते हुए इनके उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन करें। अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स फॉर इंडिया, इवेल्युएट वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उपयोगी सुझाव कमेंट्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद।